हेलो स्टूडेंट, पुनरावलोकन की कक्षा के अंतर्गत इससे पहले हमने गुड़िया इस कविता का अध्ययन किया। उसके बाद हमने दो गौरैया इस पाठ का अध्ययन किया। आज जिस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं उसका नाम है नाटक में नाटक, जिसे लिखा है लेखक मंगल सक्सेना ने। अब आप सोच रहे होंगे कि नाटक में नाटक ये कोई नाट्य विधा का पाठ है, तो बिल्कुल नहीं, ये एक कहानी पाठ है। परंतु इस पाठ के माध्यम से लेखक मंगल सक्सेना ने हमें यही बताया है कि जब आप मंच पर कोई नाटक प्रस्तुत करने जाते हैं या किसी नाटक में भाग लेते हैं, तब आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो किस तरह की गलतियां हो सकती हैं, यही कुछ बताने का उन्होंने इस कहानी के माध्यम से प्रयास किया है। और साथ ही साथ बड़े ही मजेदार हंसी मजाक और बहुत सारे मुहावरों का प्रयोग करके इस कहानी को और भी ज्यादा सजीव बनाया है। इसलिए तो हम पाठों के अंतर्गत मुहावरों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि मुहावरे बहुत ज्यादा सटीक रूप से जब हम उसका कहानी में या कहीं हमारी भाषा में प्रयोग करते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है। इसी बात को भी हम इस पाठ के माध्यम से सीखेंगे। साथ ही साथ ये पाठ हमें यही सिखाता है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हर बिगड़ती हुई परिस्थिति में न घबराना चाहिए, न परेशान होना चाहिए और ना ही रोना धोना करना चाहिए, बल्कि शांत रह के हमें ये सोचना है कि हम इस परिस्थिति पर कैसे काबू पा सके और ऐसा क्या करें कि ये बिगड़ी हुई परिस्थिति फिर से सही रूप में हो जाए। जैसे आजकल हम कोविड-19 इस महामारी के चलते काफ़ी परेशान हैं। सभी लोग अपने घर में हैं, बाहर नहीं जा पा रहे हैं। अगर बाहर जा भी रहे हैं तो काफ़ी सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ रहा है और हमारे रेगुलर की दिनचर्या में काफ़ी सारे बदलाव आए हैं, जिसकी वजह से कई बार हमें चिड़चिड़ाहट भी होती है, परेशानी भी होती है और गुस्सा भी आता है। लेकिन तब भी हम क्या करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को संयमित रखना चाहिए और उस परिस्थिति से लड़ना चाहिए और घबराना तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। इसी तरह के कुछ बातों को इस कहानी के माध्यम से हमें सीखना है, जिसका नाम है नाटक में नाटक। इस कहानी में जो पात्र है, हम पहले उनका नाम जान लेते हैं। इस कहानी में यहाँ पर जो प्रमुख किरदार है वो है राकेश। इसके अलावा सोहन, मोहन और श्याम, इन तीनों का नाम भी इस कहानी के अंतर्गत आता है और इन चारों को मिलाकर ये कहानी आगे आगे बढ़ती है। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा पाठ नाटक में नाटक। पाठ की शुरुआत में हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है जो एक लड़के का है और जिसके हाथ में एक पट्टी बंधी है। जाहिर सी बात है कि वह कहीं उसे चोट लगी है और वो चोट उसके हाथों पे लगी है। और वो लड़का और कोई नहीं, हमारे इस कहानी का प्रमुख किरदार, प्रमुख पात्र राकेश है। और राकेश इस समय काफी परेशान है। राकेश का मन तो कह रहा था कि बिना पूरी तैयारी के नाटक नहीं खेलना चाहिए, और जब नाटक में अभिनय करने वाले कलाकार भी नए हो तो और मंच पर आकर डर जाते हो, घबरा जाते हो और कुछ बुद्धू भी हो, तब तो अधूरी तैयारी से खेलना ही नहीं चाहिए। इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद हमें समझ में आ रहा है कि राकेश कोई नाटक खेलने की तैयारी कर रहा है, किसी नाटक को मंच पर लाने का प्रयास कर रहा है। पर वो परेशान क्यों है? क्योंकि इस बार उसके नाटक में अभिनय करने वाले कलाकार बिल्कुल नए हैं। वो पहली बार मंच पर अर्थात स्टेज पर आने वाले हैं। जाहिर सी बात है, जो पहली बार स्टेज पर काम करते हैं तो वो अक्सर स्टेज पर आने के बाद सामने इतने सारे दर्शक देखने के बाद डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। और अगर यदि वो कलाकार थोड़े बुद्धू भी हैं, नासमझ भी हैं, तब तो अधूरी तैयारी के साथ नाटक को मंच पर खेलना ये बिल्कुल सही नहीं है। तो यहाँ पर हमें वो बातें पता चलती हैं कि यदि हमें नाटक बिठाना है तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। आप समझ गए ना कि अगर आप कोई नाटक बिठा रहे हैं तो आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। उसके साथी अर्थात उसके मित्र, उसके दोस्त मोहन, सोहन और श्याम ऐसे ही थे मतलब
वो पहली बार नाटक में काम कर रहे थे, दूसरा वह स्वभाव से बुद्धू अर्थात नासमझ थे। इसलिए राकेश काफी परेशान था। साथ ही साथ राकेश को उसके अभिनय पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि उन्हें थोड़ा सा डर लग रहा था कि मैंने उन्हें नाटक में ले तो ले लिया, परंतु वो अच्छा अभिनय करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं दिख रही थी, उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। पर राकेश हमेशा स्वयं अभिनय करता था, खुद ही नाटक में भाग लेता था, परंतु इस बार वह नाटक में अभिनय नहीं कर पा रहा था क्योंकि फुटबॉल खेलते हुए वह अचानक गिर गया और जिसके कारण उसके हाथ में चोट आ गई थी और हाथ को एक पट्टी में लपेटकर गर्दन के सहारे लटकाए उसे रखना पड़ता था। जाहिर सी बात है कि उसके हाथ में एक प्लास्टर है और इसीलिए वह नाटक में भाग नहीं ले सकता था। पर इतनी परेशानी है तो आखिर ये नाटक क्यों खेल रहा है? तो उसका जवाब ही राकेश यहाँ दे रहा है कि नाटक खेलना उसके लिए बहुत जरूरी था, अर्थात नाटक को मंच पर प्रदर्शित करना बहुत आवश्यक था क्योंकि उनके मोहल्ले की इज्जत का सवाल था। क्योंकि वो जिस मोहल्ले में रहता है वहाँ हर साल वह नाटक बिठाता है और अब वो तो सालाना ऐसा ही होता आ रहा है, अगर इस बार नाटक नहीं बैठेगा तो ये मोहल्ले की इज्जत का सवाल था। इसलिए उन्होंने इन सारी परिस्थितियों में नाटक फिर भी वह बिठा रहा था। सबसे पहले नाटक के लिए जरूरी था मंच कहाँ पर बनाया जाए। इसके लिए मोहल्ले के सारे बच्चों ने मिलजुल कर एक फालतू अर्थात बेकार पड़े एक छोटे से सार्वजनिक मैदान में दूब अर्थात घास व फूल पौधे लगाए थे। वहीं एक मंच भी बना दिया उन्होंने। राकेश की योग्यता पर सबको बहुत विश्वास था कि भले ही राकेश खुद नाटक में काम नहीं कर पा रहा हो, लेकिन वो फिर भी एक अच्छा नाटक जरूर बिठाएगा, ऐसा विश्वास उसके मोहल्ले वाले और उसके सभी मित्रों को था। अब नाटक को मंच पर प्रस्तुत करने के लिए समय था केवल 1 सप्ताह का अर्थात 7 दिन का और देखते ही देखते ये 7 दिन ऐसे निकल गए कि पता ही नहीं चला। इन 7 दिनों में राकेश ने इन तीनों मित्रों की अच्छी सी नाटक की तैयारी करवा ली, उसकी रिहर्सल करवा ली, लेकिन फिर भी वह उनके बुद्धूपन से उसे डरने लगा था। हर एक अपने आप को एक दूसरे से अधिक समझदार मानता था। राकेश को जिन जिन कारणों से अपने तीनों मित्रों पर विश्वास नहीं था, उसमें से एक कारण था कि वह स्वभाव से बुद्धू थे, थोड़े नासमझ थे। दूसरे कि वह एक दूसरे से खुद को ज्यादा समझदार और होशियार मानते थे और इसलिए वह भूल जाता था कि वह क्या कर रहा है, बस कहने से मतलब। दूसरे चाहे उनकी मूर्खतापूर्ण बातों पर हंस रहे हो, मगर वे पागलों की तरह आपस में ही उलझने लगते। अक्सर रिहर्सल के दौरान राकेश ने ये देखा था कि जब तीनों एक साथ मिलकर नाटक की रिहर्सल कर रहे होते हैं तो कुछ न कुछ ऐसी गड़बड़ी बोलने में कर देते थे और उनको ये समझ में भी नहीं आता था कि वो क्या गड़बड़ी कर रहे हैं, बस वो अपनी बातें शुरू रखते हैं और जाहिर सी बात है कि उनकी इस तरह की गलत बातों को सुनकर काफी लोग उन पर हंसते भी थे, परंतु उन्हें इससे कोई परवाह नहीं थी। राकेश ने पूर्वाभ्यास अर्थात रिहर्सल के 7 दिनों में उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझाया था। निर्देशन उसने इतना अच्छा दिया था, निर्देशन अर्थात डायरेक्शन, उसने अपनी निगरानी में उन तीनों को बहुत अच्छे तरीके से हर छोटी बड़ी बात समझा रखी थी। लेकिन खैर प्रदर्शन का दिन आ गया, समय भी हो गया था, सारे दर्शक बाहर बैठे हुए थे और राकेश 7 सज्जा कक्ष अर्थात ग्रीन रूम में खड़ा था और सबको खास हिदायतें अर्थात सूचनाएं दे रहा था। फिर से लगातार बार ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो, इस तरह की सूचनाएं वो दे रहा था। और अब नाटक शुरू करने में कुछ ही समय बाकी था तो नाटक का एक किरदार मोहन बोला अपने दोनों साथियों को कि मेरा तो दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है। तो दिल जोरों से धड़कना अर्थात थोड़ा डर लगना या भयभीत होना। मोहन की ऐसी बात सुनकर सोहन ने भी कहा, अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, मेरा भी, तुम अकेले नहीं डरे हो,
मैं भी थोड़ा थोड़ा डर गया हूँ। उन दोनों की बातें सुनकर राकेश ने उनकी हिम्मत बढ़ाते हुए, उनका साहस बढ़ाते हुए कहा कि तुम लोग पानी पियो और मन को साहसी बनाओ, खुद पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। और उसने यह भी समझाया कि जैसे जैसे सब कुछ अभी तक ठीक ठाक चल रहा था, सारे अभिनेता मंच पर आ गए और पर्दा उठ गया था। अब मोहन जो इस नाटक का एक किरदार था, वो नाटक में चित्रकार की भूमिका निभा रहा था और सोहन उर्दू शायर की भूमिका निभा रहा था। और इस नाटक में वे दोनों दोस्त होते हैं और दोनों आपस में बात कर रहे हैं और उनके बातचीत का यहाँ पर उस प्रसंग से इस नाटक की शुरुआत होती है। चित्रकार बना मोहन ये कहता है कि उसकी कला महान है और श्याम कहता है कि जो संगीतकार बना हुआ है और वह उस समय चित्रकार बने मोहन से मिलने आता है और जैसे ही वह मोहन की बात सुनता है कि उसकी कला महान है तो वह उसी के साथ बहस करना शुरू कर देता है। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए कि जब दो मित्र मिलते हैं तो आपस में उनकी मधुर और मीठी बातें होनी चाहिए, परंतु यहाँ पर ये दोनों दोस्त थोड़े अलग हैं। ये यहाँ पर एक छोटे से विवाद में उलझ जाते हैं और जैसे ही चित्रकार बने मोहन कहता है कि मेरी कला महान है, तो यहाँ पर सोहन जो यहाँ पर श्याम जो यहाँ पर संगीतकार बना है वो क्या कहता है कि मेरी कला महान है। और ये बहस चल रही थी और ये बहस ये नाटक का ही एक हिस्सा था। अभी तक अभिनय अच्छी तरीके से चल रहा था, सबको अपना अपना पार्ट अर्थात अपनी अपनी भूमिका अच्छे से याद आ रही थी और सब ठीक ठाक ही अभिनय करते जा रहे थे। परंतु इस बीच संगीतकार बना श्याम अपने डायलॉग, अपने संवाद, अपनी भूमिका भूल गया। उसे याद ही नहीं आ रहा था कि अब क्या बोलना है। और राकेश को पता था कि ऐसी स्थिति जरूर आएगी, इसलिए राकेश पर्दे की आड़ में वह खुद ही पूरे नाटक की स्क्रिप्ट लिए वहां खड़ा था और नाटक का एक एक संवाद का पहला पहला शब्द वह बोल रहा था ताकि वह कलाकारों को वो संवाद का पहला शब्द सुनाई दे और उन्हें पूरा संवाद याद आ जाए। परंतु श्याम जब वो अपनी संवाद भूल गया तो इतना घबरा गया और चुप ही हो गया और उसके चुप होते ही चित्रकार और शायर महोदय भी चुप हो गए। ऐसा था कि होना ये चाहिए था कि अगर वो चुप हो गया तो कोई दूसरा कोई उसमें से बात करे और कहानी को आगे बढ़ाए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। अब वो इतने घबरा गए थे और घबराते हुए राकेश की तरफ, जो राकेश कहाँ पर था, पर्दे के आड़ में खड़ा हुआ था, वह वहां पर देखने लगे। संगीतकार महोदय भी पलटकर राकेश की ओर देखने लगे कि अब क्या करे, अब क्या करे। राकेश बार बार संगीतकार का जो संवाद है उसे बोल रहा था, मगर आवाज बहुत ज्यादा तेज करके नहीं बोल सकता क्योंकि माइक में आवाज चली जाएगी और सामने बैठे दर्शकों को कि कोई प्रॉम्प्टिंग कर रहा है ये सुनाई देगा। इसलिए वह धीरे धीरे फुसफुसाकर बोल रहा था कि संगीतकार को हल्की हल्की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। राकेश का फुसफुसाना संगीतकार महोदय को सुनाई ही नहीं दे रहा था। तभी शायर साहब संगीतकार के कंधे पर हाथ मारकर बोले, उधर जाकर सुन लेना। हालांकि ये सब बोलने की जरूरत नहीं थी और ना ही ये कोई नाटक का कोई डायलॉग था, परंतु अपनी आदतों के कारण, अपने बुद्धूपन के कारण शायर बने मित्र ने क्या कहा, संगीतकार बने व्यक्ति से कहा कि उधर जाके सुन लेना। संगीतकार भी अपना वायलिन पकड़े पकड़े राकेश की ओर धीरे धीरे खिसक गया। इस स्थिति से सामने बैठे दर्शक ठाक मारकर हंसने लगे। संगीतकार जी और घबरा गए। जो कुछ सुनाई पड़ा उसे भी बिना समझे बुझे झट से बोलने लगे। जैसे जैसे उसने घबराहट में राकेश ने जो भी बोला उसको वह सुनने लगा और वैसे ही वह मंच पर फिर वापस आया और उसे जो संवाद बोलना था वह मूल संवाद ऐसा था कि जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी
तक मुक्त हो जाते हैं शायद साहब। आप क्या समझते हैं संगीत को? परंतु इस संवाद को इतना घबराया हुआ था कि वह गलत बोल गया। अब क्या बोला उसने? जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मूंगी खा जाते हैं गाजर साहब। आप क्या समझते हैं हमें? इस बिगड़े हुए संवाद को सुनकर काफी सभी लोग परेशान हो गए और शायद साहब उन्हें ऐसा लगा कि ये मुझे ही डांट रहा है, मुझे ही भला बुरा कह रहा है, और ये भूल गए कि वो इस समय नाटक कर रहे हैं, वो मंच पर है और क्या स्थिति है। ये सारी बातों को भूलकर शायद साहब को ऐसा लगा कि संगीतकार साहब ने उन्हें ही भला बुरा कहा और वे तपाक से बोले, तुम्हारा सर गाजर साहब हूं मैं। और ऐसे में दर्शक फिर ठा मारकर हंस पड़े। चित्रकार महोदय ने मंच पर सूझ और अक्लमंदी दिखाने की कोशिश की कि वह समझ गए कि ये दोनों कुछ न कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, और उसने बात को संभालते हुए कहा, इनका मतलब है आपकी शायरी गाजर मूली है और आप गाजर साहब हैं। सो इनकी कला महान है मगर मेरी कला इनसे भी महान है। अब इस झगड़े में वो चित्रकार महोदय अपनी कला को महान कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में राकेश दांत पीस रहा था। उसकी सारी मेहनत पर पानी पड़ गया था। पर इस तरीके से नाटक को बिगड़ते देखकर उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी, क्योंकि उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। राकेश को गुस्सा क्यों आ रहा था? क्योंकि काफी दिनों से वो इस नाटक को बिठा रहा था, उसने बहुत मेहनत की थी, इन लोगों को बहुत अच्छे से समझाया भी था, परंतु उन्होंने उसके सारे मेहनत पर पानी फेर दिया। रोना इसलिए आ रहा था क्योंकि हमेशा वह एक अच्छा नाटक प्रदर्शित करता था और जिसे देखकर लोग बहुत खुश हो जाते थे, उसकी तारीफ करते थे, परंतु आज अपने ही बिठाए नाटक को उसके बुद्धू मित्रों ने इस तरीके से बर्बाद कर दिया कि उसे देखकर उसे रोना भी आ रहा था कि उसकी सारी मेहनत किस तरीके से यहाँ बिगड़ गई और मोहल्ले की रही सही इज्जत भी मिट्टी में मिल गई। पाठ का अगला हिस्सा हम अगले भाग में देखेंगे। और अभी आपको क्या करना है कि इस पूरे भाग में आपने जिन जो नए शब्द और मुहावरों को देखा, कई सारे नए शब्द हैं जो नाटक इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन पर ज्यादा ध्यान देना है। पाठ का अगला हिस्सा हम अगले भाग में देखेंगे और आप जितना हमारा भाग अभी हुआ है उसको और अच्छे से एक बार पढ़ेंगे, ताकि फिर कोई अगर आप में कोई और भी थोड़ी से डाउट है वो भी आपके समझ में